प्रेमचंद का नाम तो सभी ने सुना होगा। ये प्रेमचंद की पहली नॉवेल है निर्मला। मैंने भी कभी नहीं पढ़ा बट सुना बहुत था। निर्मला प्रेमचंद का एक ऐसा यथार्थवादी उपन्यास है जिसके केंद्र में नारी समस्या है। मैंने कभी सुना नहीं एंड ये लाइब्रेरी में मुझे ये बुक मिल गई तो सोचा क्यों ना पढूं, बट फिर सोचा क्यों ना इसे ऑडियो बुक भी बनाया जाए। वैसे शायद पहले से ही ऑडियो बुक्स है निर्मला की यूट्यूब पे, बट मैं सोचा मैं भी बना देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। निर्मला चैप्टर 1 या पेज 1 इससे कहे, क्योंकि ये पूरी की पूरी किताब है। चलिए शुरू करते हैं। यो तो बाबू उदय भानु लाल के परिवार में 20 ही प्राणी थे। कोई ममेरा भाई, कोई फुफेरा, कोई भांजा था, कोई भतीजा। लेकिन यहाँ हमें उनसे कोई प्रयोजन नहीं। वह अच्छे वकील थे। लक्ष्मी प्रसन्न थी और कुटुंब के दरिद्र प्राणियों को आश्रय देना उनका कर्तव्य ही था। हमारा संबंध तो केवल उनकी कन्याओं से है, जिनमें बड़ी का नाम निर्मला और छोटी का कृष्णा था। अभी कल तक दोनों साथ साथ गुड़िया खेलती थी। निर्मला का 15वां साल था, कृष्णा का 10वां। फिर भी उनके स्वभाव में कोई विशेष अंतर न था। दोनों चंचल, खिलाड़िन और शेर तमाशे पर जान देती थी। दोनों गुड़ियों का धूमधाम से ब्याह करती थी। सदा काम से जी चुराती थी। माँ पुकारती रहती थी पर दोनों कोठे पर छिपी बैठी रहती थी। न जाने किस काम के लिए बुलाती हो। दोनों अपने भाइयों से लड़ती थी, नौकरों को डांटती थी और बाजे की आवाज़ सुनते ही द्वार पर खड़ी हो जाती थी। पर आज एकाएक ऐसी बात हो गई जिसने बड़ी और बड़ी से छोटी, छोटी को बना दिया। कृष्णा वही है पर निर्मला गंभीर, एकांत प्रिय और लज्जाशील हो गई। इधर महीनों से बाबू उदय भानु लाल निर्मला के विवाह की बातचीत कर रहे थे। आज उनकी मेहनत ठिकाने लगी है। बाबू भालचंद सिंह के ज्येष्ठ पुत्र भुवन मोहन सिन्हा से बात पक्की हो गई है। वर के पिता ने कह दिया है कि आपकी खुशी हो दहेज दे दे या ना दे, मुझे इसकी परवाह नहीं। हाँ, बारात में जो लोग आए उनका आदर सत्कार अच्छी तरह से होनी चाहिए, जिससे मेरी और आपकी जग हंसाई ना हो। बाबू उदय भानु लाल थे तो वकील, पर संचय करना न जानते थे। दहेज उनके सामने कठिन समस्या थी। इसलिए जब वर के पिता ने स्वयं कह दिया कि मुझे दहेज की परवाह नहीं, तो मानो उन्हें आंखें मिल गई। डरते थे, न जाने किस किस के सामने हाथ फैलाना पड़े। 2-3 महाजनों को ठीक कर रखा था। उनका अनुमान था कि हाथ रोकने पर भी 20,000 से कम खर्च ना होगा। यह आश्वासन पाकर खुशी के मारे फूल न समाये। इसी सूचना में अज्ञान बालिका को मुंह ढांपकर एक कोने में बिठा रखा था। उसके हृदय में एक विचित्र शंका समा गई है। रोम रोम में एक अज्ञात भय था। संचार हो गया है, न जाने क्या होगा। उसके मन में वे उमंग नहीं है जो युवतियों की आंखों में तिरछी चितवन बनकर, होठों पर मधुर हास्य बनकर और अंगों में आलस्य बनकर प्रकट होती है। नहीं, वही अभिलाषाएं नहीं है। वहाँ केवल शंकाएं, चिंताएं और भीरू कल्पनाएं हैं। यौवन का अभी तक पूर्ण प्रकाश नहीं हुआ है। कृष्णा कुछ कुछ जानती है, कुछ कुछ नहीं जानती। बहन को अच्छे अच्छे गहने मिलेंगे, द्वार पर बाजे बजेंगे, मेहमान आएंगे, नाच होगा, यह जानकर प्रश्न है। और यह भी जानती है कि बहन सबके गले मिलकर रोएगी, यहाँ से रो धोकर विदा हो जाएगी। मैं अकेले रह जाऊंगी, यह जानकर दुखी है। पर यह नहीं जानती कि यह सब किस लिए हो रहा है। माताजी और पिताजी क्यों बहन को घर से निकालने को इतने उत्सुक हो रहे हैं। बहन ने तो किसी को कुछ नहीं कहा, किसी से लड़ाई नहीं की। क्या इसी तरह एक दिन मुझे भी ये लोग निकाल देंगे? मैं भी इसी तरह कोने में बैठकर रोऊंगी और किसी को मुझ पर दया न आएगी। इसलिए वह भयभीत भी है। संध्या का समय था। निर्मला छत पर जाकर अकेली बैठी आकाश की ओर त्रिषित नेत्रों से ताक रही थी। ऐसा मन होता कि पंख होते तो वह उड़ जाती और इन सारे झंझटों से दूर हो जाती। इस समय बहुधा दोनों बहिनें कहीं सैर करने जाया करती थी। बगही खाली ना होती तो बगीचे में टहल करती। इसलिए कृष्णा उसे खोजती फिरती। जब कभी नहीं पाया तो वह छत पर आई और उसे देखते ही हंसकर बोली, तुम यहाँ आकर छिपी बैठी हो,
और मैं तुम्हें ढूंढती फिर रही हूँ। चलो बघी तैयार कर आई हूँ। निर्मला ने उदासीन भाव से कहा। तू जा, मैं ना आऊँगी। कृष्णा, नहीं मेरी अच्छी दीदी, आज ज़रूर चलो, देखो कैसी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। निर्मला, मेरा मन नहीं चाहता, तू चली जा। कृष्णा की आंखें डबडबा गई, कांपती हुई आवाज़ से बोली, आज तुम क्यों नहीं चलती, मुझसे क्यों नहीं बोलती, क्यों इधर उधर छिपी छिपी फिरती हो। मेरे जी अकेला अकेला बैठे बैठे घबराता है। तुम ना चलोगी तो मैं भी ना जाऊंगी, यही तुम्हारे पास बैठी रहूंगी। निर्मला, और जब मैं चली जाऊंगी तब क्या करेगी, तब किसके साथ खेलेगी, किसके साथ घूमने जाएगी बता। कृष्णा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, अकेले मुझसे यहाँ ना रह जाएगा। निर्मला मुस्कुराकर बोली, तुझे अम्मा न जाने देगी। कृष्णा, तो मैं भी तुम्हें नहीं जाने दूंगी, अम्मा से कह क्यों नहीं देती कि नहीं जाऊंगी। निर्मला, कह तो रही हूँ, कोई सुनता कहाँ है। कृष्णा, तो क्या यह घर तुम्हारा नहीं है। निर्मला, नहीं, मेरा घर होता तो कोई ज़बरदस्ती निकाल देता। कृष्णा, इसी तरह मैं भी किसी दिन निकाल दी जाऊंगी। निर्मला, और नहीं तो क्या तू बैठी रहेगी, हम लड़कियां हैं, हमारा घर नहीं होता। कृष्णा, चंदर भी निकाल दिया जाएगा। निर्मला, चंदर तो लड़का है, उसे कौन निकालेगा। कृष्णा, तो लड़कियां बहुत खराब होती होगी। निर्मला, खराब न होती तो घर से भगाई क्यों जाती। कृष्णा, चंदन इतना बदमाश है और कोई नहीं भगाता, तुम तो बदमाशी भी नहीं करती। एकाएक चंदर धम धम करता हुआ छत पर आ पहुंचा और निर्मला को देखकर बोला, अच्छा आप यहाँ बैठी है। ओहो, अब तो बाजे बजेगे, दीदी दुल्हन बनेगी, पालकी पर चढ़ेगी। ओहो ओहो। चंदन का पूरा नाम चंद्रभानु सिन्हा था। निर्मला से 3 साल छोटा और कृष्णा से 2 साल बड़ा था। निर्मला, चंदर मुझे चिढ़ाओगे तो अभी जाकर अम्मा से कह दूंगी। चंदर, तो चिढ़ती क्यों हो, तुम भी बाजे सुनना। ओहो ओहो, अब आप दुल्हन बनेगी, किसनी तू बाजे सुनेगी ना, वैसे बाजे तूने कभी ना सुने होगे। कृष्णा, क्या बैंड से भी अच्छे होगे। चंदर, हाँ हाँ, बैंड से भी अच्छे होगे, 1000 गुने अच्छे, लाख गुने अच्छे। तुम जानो क्या, एक बैंड सुन लिया तो समझने लगी कि उससे अच्छे बाजे नहीं होते। बाजे बजाने वाले लाल लाल वर्दियों और काली काली टोपियाँ पहनेंगे, ऐसे खूबसूरत मालूम होगे कि तुमसे क्या कहूँ। आतिशबाजियाँ भी होगी, हवाइयों आसमान में उड़ जाएगी और वहाँ तारों से ललेगी और लाल पीले हरे व नीले तारे टूट कर गिरेगी, बड़ा मज़ा आएगा। कृष्णा, और क्या क्या होगा चंदर, बता मेरे भैया। चंदर, मेरे साथ घूमने चल तो रास्ते में सारी बात बता दूंगा, ऐसे ऐसे तमाशे होंगे कि देखकर तेरी आंखें खुल जाएगी, हवा में उड़ती हुई परियां होगी, सचमुच की परियां। कृष्णा, अच्छा चलो, लेकिन ना बताओगे तो मारूंगी। चंद्रभानु और कृष्णा चल गए, पर निर्मला अकेले बैठी रह गई। कृष्णा के चले जाने से इस समय उसे बड़ा क्षोभ हुआ। कृष्णा, जिसे वह प्राणों से भी अधिक प्यार करती थी, आज इतनी निठुर हो गई, अकेले छोड़कर चली गई। बात कोई न थी, लेकिन दुखी हृदय, दुखती हुई आँख है जिसमें हवा से भी पीड़ा होती है। निर्मला बड़ी देर तक रोती रही। भाई बहन माता पिता सभी इस भाली भूल जाएंगे, सबकी आंखें फिर जाएगी, शायद इन्हीं देखने को भी तरस जाऊंगी। बाग में फूल खिले हुए थे, मीठी मीठी सुगंध आ रही थी, चैत की शीतल मंद समीर चल रही थी, आकाश में तारे टिके हुए थे। निर्मला इन्हीं शोकमय विचारों में पड़ी पड़ी सो गई और आँख लगते ही उसका मन स्वप्न देश में विचारने लगा। क्या देखती है कि सामने एक नदी लहरें मार रही है और वह नदी के किनारे नाव की बाट देख रही है। संध्या का समय है, अंधेरा किसी भयंकर जंतु की भांति बढ़ता चला जाता है। वह घोर चिंता में पड़ी हुई है कि कैसे यह नदी पार होगी, कैसे घर पहुंचूंगी। रो रही है कि रात ना हो जाए, नहीं तो मैं अकेले यहाँ कैसे रहूँगी। एकाएक उसे एक सुंदर नौका घाट की ओर आती दिखाई देती है। वह खुशी से उछल पड़ती है और ज्यों ही नाव घाट पर आती वह उस पर चढ़ने के लिए बढ़ती है, पर ज्यों ही नाव के पटरे पर पैर रखना चाहती है उसका मल्लाह बोल उठता है,
तेरे लिए यहाँ जगह नहीं है। वह मलाह की खुशमाद करती है, उससे पैरों पड़ती है, रोती है, लेकिन वह यह कहे जाता है, तेरे लिए यहाँ जगह नहीं है। एक क्षण में नाव खुल जाती है। वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। नदी के निर्जन तट पर रात भर कैसे रहेगी, यह सोच वह नदी में कूदकर उस नाव को पकड़ना चाहती है कि इतने में ही कहीं से आवाज़ आती है, ठहरो ठहरो, नदी गहरी है, डूब जाओगे। वह नाव तुम्हारे लिए नहीं है, मैं आता हूँ, मेरी नाव पर बैठ जाओ, मैं उस पार पहुँचा दूँगा। वह भयभीत होकर इधर उधर देखती है कि यह आवाज़ कहाँ से आई। थोड़ी देर के बाद एक छोटी सी डोंगी आते दिखाई देती है। उसमें न पाल है, न पतवार, न मस्तूल। पैंदा फटा हुआ है, तख्ते टूटे हुए हैं, नाव में पानी भरा हुआ है और एक आदमी उससे अपनी पानी उछील रहा है। वो उससे कहती है, यह तो टूटी हुई है, यह कैसे पार लगेगी। मलाह कहता है, तुम्हारे लिए यही भेजी गई है, आकर बैठ जाओ। वह एक क्षण सोचती है, इसमें बैठूं या ना बैठूं। अंत में निश्चय करती है, बैठ जाऊं। यहाँ अकेले पड़ी रहने से नाव में बैठ जाना फिर भी अच्छा है। किसी भयंकर जंतु के पेट में जाने से तो अच्छा है कि नदी में डूब जाऊं। कौन जाने नाव पर पहुंच ही जाए। यही सोचकर वह प्राणों की मुट्ठी में लिए हुए नाव पर बैठ जाती है। कुछ देर तक नाव डगमगाती हुई चलती है, लेकिन प्रतिक्षण उसमें पानी भरता जाता है। वह भी मलाह के साथ दोनों हाथों से पानी उछेलने लगती है, यहाँ तक कि उसके हाथ थक जाते हैं, पर पानी बढ़ता जाता है। आखिर नाव चक्कर खाने लगती है। मालूम होता है अब डूब जाएगी, तब डूबी। तब वह किसी अदृश्य सहारे के लिए दोनों हाथ फैलाती है। नाव नीचे से खिसक जाती है और उसके पैर उखड़ जाते हैं और वह जोर से चिल्लाती चिल्लाती उसकी आंखें खुल गई। देखो तो माता सामने खड़ी उसका कंधा पकड़कर हिला रही थी। बाबू उदय भानु लाल का मकान बाजार में बना हुआ है। बरामदे में सुनार के हथौड़े और कमरे में दर्जी की सुइयां चल रही है। सामने नीम के नीचे बढ़ई चारपाई बना रहा है। खपरेल में हलवाइये के लिए भट्टा खोदा गया है। मेहमानों के लिए अलग अलग मकान ठीक किए गए हैं। यह प्रबंध किया जा रहा है कि हर एक मेहमान के लिए एक एक चारपाई, कुर्सी और एक एक मेज हो। हर 3 मेहमानों के लिए एक एक कहार रखने की तजवीज़ हो रही है। अभी बारात आने में 1 महीने की देर है, लेकिन तैयारियां अभी से हो रही है। बारातियों का ऐसा सत्कार किया जाए कि किसी के ज़ुबान हिलाने का मौका ना मिले। वे लोग भी याद करें कि किसी के यह बारात में गए थे। एक पूरा मकान बर्तनों से भरा हुआ था। चाय के सेट है, नाश्ते की तस्तरियाँ, थाल, लोटे, गिलास। जो लोग नित्य खाट पर पड़े हुए हुक्का पीते रहते हैं, वह तत्परता से कम में लगे हुए हैं। अपनी उपयोगिता सिद्ध करने का ऐसा अवसर उन्हें फिर बहुत दिनों बाद मिलेगा। यहाँ एक आदमी को जाना होता है, 5 दौड़ते हैं। काम कम होता है, हुल्लड़ अधिक। जरा जरा सी बात पर घंटों तर्क वितर्क होती है और अंत में वकील साहब को आकर निर्णय करना पड़ता है। एक कहता है यह भी खराब है, दूसरा कहता है इससे अच्छा बाजार में मिल जाए तो टांग की राह निकल जाऊंगा। तीसरा कहता है इसमें तो हीक आती है। चौथा कहता है तुम्हारी नाक ही सड़ गई है, तुम क्या जानो घी कैसी होती है। जब से यहाँ आए हो घी मिलने लगा है ना, नहीं तो घी के दर्शन भी नहीं होते थे। इस पर तकरार बढ़ जाती है और वकील साहब को झगड़ा चुकाना पड़ता है। रात के 9 बजे थे। उदय भानुलाल अंदर बैठे हुए खर्च का तखमीना लगा रहे थे। वह प्राय रोज ही तखमीना लगाते थे, पर रोज ही उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन करना पड़ता था। सामने कल्याणी भौहें सिकोड़े हुए खड़ी थी। बाबू साहब ने बड़ी देर के बाद सिर उठाया और बोले, 10,000 से कम नहीं होता, बल्कि शायद और बढ़ जाए। कल्याणी 10 दिन में 5,000 से 10,000 हुए, कुछ महीने में तो शायद 1 लाख की नौबत आ जाए। उदय भानु, क्या करूं? जग हंसाई भी तो अच्छी नहीं लगती। कोई शिकायत हुई तो लोग कहेंगे नाम बड़े दर्शन थोड़े। फिर जब वो मुझसे दहेज में 1 पाई नहीं लेते तो मेरा भी यह कर्तव्य है कि मेहमानों के आदर सत्कार में कोई बात ना उठाए। कल्याणी, जब से ब्रह्मा ने सृष्टि रची तब से आज तक कभी बारातियों को कोई प्रश्न नहीं रख सका है।
उन्हें दोष निकालने और निंदा करने का कोई न कोई अवसर मिल जाता है, जिसमें अपने घर में सूखी रोटियों भी मैसर नहीं, वह भी बारात में जाकर तानाशाही बन बैठता है। तेल खुशबूदार नहीं, साबुन टके शेर का जाने कहाँ से बटोर लाए। कहार बात नहीं सुनते, लालटेन धुआं देती है। कुर्सियाँ में खटमल है, चारपाई ढीली है। जानवासे की जगह हवादार नहीं। ऐसे ऐसे हजारों शिकायतें होती है, उन्हें आप कहाँ तक रोकिएगा। अगर यह मौका ना मिला तो और कोई ऐब निकाल लिया जाएगा। भाई, यह तेल तो रंडियों के लगाने लायक है, हमें तो सदा सादा तेल चाहिए। जनाब ने यह साबुन नहीं भेजा, अपनी अमीरी की शान दिखाई है, मानो हमने साबुन देखा ही नहीं। यह कहार नहीं, यमदूत है, जब देखिए सिर पर सवार। लालटेन ऐसी भेजिए कि आंखें चमकने लगी है। अगर 10-5 दिन और रोशनी में बैठना पड़े तो आंखें फूट जाएगी। जनवासा क्या है, अभागे का भाग्य है, जिस पर चारों तरफ से झोंके आते रखते हैं। मैं तो फिर भी यही कहूँगी कि बारातियों को नखरे का विचार ही छोड़ दे। उदय भानु, तो आखिर तुम मुझे क्या करने को कहती हो। कल्याणी, कह तो रही हूँ, पक्का इरादा कर लो कि मैं 5,000 से अधिक खर्च ना करूँगा। घर में तो टका नहीं, कर्ज के भरोसे ठहरा, तो इतना कर्ज क्यों ले कि जिंदगी में अदा ना हो। आखिर मेरे और बच्चे भी तो हैं, उनके लिए भी तो कुछ चाहिए। उदय भानु, तो आज मैं मरा जाता हूँ। कल्याणी, जीने मरने का हल कोई नहीं जानता। उदय भानु, तो तुम बैठी यहीं मनाई करती हो। कल्याणी, इसमें बिगड़ने की कोई बात नहीं, मरना एक दिन सभी को है, कोई यहाँ अमर होकर थोड़े आया है। आंखें बंद कर लेने से तो होने वाली बात न टलेगी। रोज़ आंखों देखती हूँ, बाप का देहांत हो जाता, उसके बच्चे गली गली ठोकरे खाते फिरते हैं। आदमी ऐसा काम क्यों करे। उदय भानु ने जलकर कहा, तो अब समझ लूँ कि मेरे मरने के दिन निकट आ गए, यही तुम्हारा भविष्यवाणी है। सुहाग में स्त्रियों की जी उबाते नहीं सुना था, आज यह नई बात मालूम हुई है। रंडापे में भी कोई सुख होता होगा। कल्याणी, तुमसे दुनिया की कोई बात कही जाती है तो जहर उगलने लगते हो, इसलिए न ही की जानते। इसे कहीं ठिकाना नहीं है, मेरी ही रोटियों पर पड़ी हुई हो और या कुछ और। जहाँ कोई बात कही बस सिर हो गए, मानो मैं घर की लौंडी हूँ। मेरा केवल रोटी और कपड़े का नाता है। जितनी ही मैं दबती हूँ तुम और दबाते हो। मुफ्तखोर माल उड़ाए, कोई मुंह न खोले, शराब कबाब में रुपए लूटे, कोई जबान न हिलाए। ये सारे कांटे मेरे बच्चों ही के सिर तो बोए जा रहे हैं। उदय भानु, तो मैं क्या तुम्हारा गुलाम हूँ। कल्याणी, तो क्या मैं तुम्हारी लौंडी हूँ। उदय भानु, ऐसे मर्द और होगे जो औरतों के इशारे पर नाचते होंगे। कल्याणी, तो ऐसी स्त्रियाँ भी हैं जो मर्दों की जूतियाँ सहा करती है। उदय भानु, मैं कमा कर लाता हूँ, जैसे चाहूँ खर्च कर सकता हूँ, किसी को बोलने का अधिकार नहीं। कल्याणी, तो आप अपना घर संभालिए, ऐसा घर को मेरा दूर ही से सलाम है जहाँ मेरी कुछ ना हो। घर में तुम्हारा जितना अधिकार है उतना ही मेरा भी है, इसमें जो भर कम नहीं। अगर तुम अपने मन के राजा हो तो मैं अपनी मन की रानी हूँ। तुम्हारा घर तुम्ही को मुबारक रहे। मेरे लिए पेट की रोटियाँ की कमी नहीं है। तुम्हारे बच्चे हैं, मारो या जिलाओ, ना आंखें से देखूंगी ना पीड़ा होगी। आंखें फूटी पीर गई। उदय भानु, क्या तुम समझती हो कि तुम न संभालोगी तो मेरा घर ही न संभलेगा। मैं अकेले ऐसे ऐसे 10 घर संभाल सकता हूँ। कल्याणी, कौन। अगर आज के महीने दिन मिट्टी में ना मिल जाए तो कहना, कोई कहती थी। यह कहते कहते कल्याणी का चेहरा तमतमा उठा। वह झमक कर उठी और कमरे के द्वार की ओर चली। वकील साहब, मुकदमों में तो खूब मीन मेख निकलते थे, लेकिन स्त्रियों के स्वभाव का उन्हें कुछ यही ज्ञान था, यही कि ऐसे विद्या जिसमें आदमी बूढ़ा होने पर भी कोरा रह जाता है। अगर वे अब भी नरम पड़ जाते और कल्याणी का हाथ पकड़कर बिठा लेते तो शायद वह रुक जाती, लेकिन आपसे यह तो नहीं हो सकता। उल्टे चलते एक और चरका दिए। उदय भानु, बोले, मेके का घमंड होगा। कल्याणी द्वार पर रुककर पति की ओर लाल लाल नेत्रों से देखा और बिफर कर बोली, मैके वाले मेरे तकदीर के साथी नहीं है और न
मैं इतनी नीच हूँ कि उनके रोटियों पर जाके पड़ूँ। उदय भानु: तब कहाँ जा रही हो? कल्याणी: तुम यह पूछने वाले कौन होते हो? ईश्वर की सृष्टि में असंख्य प्राणियों के लिए जगह है, क्या मेरे लिए नहीं है? यह कहकर कल्याणी कमरे से बाहर निकल गई। आंगन में जाकर उसने एक बार आकाश की ओर देखा, मानो तारागण को साक्षी दे रही हो कि मैं इस घर की कितनी निर्दयता से निकली जा रही हूँ। रात के 11 बज गए थे। घर में सन्नाटा छा गया था। दोनों बेटों की चारपाई उसी के कमरे में रहती थी। वह अपने कमरे में आई, देखा चंद्रभानु सोया है। सबसे छोटा सूर्यभानु चारपाई पर से उठ बैठा। माता को देखते ही बोला, तुम तहाँ दी थी अम्मी? कल्याणी दूर ही खड़े खड़े बोली, कहीं तो नहीं बेटा, तुम्हारे बाबूजी के पास गई थी। सूर्यभानु: तुम तली दई, मुझे अकेले दल लगता है, तुम त्यों तली दई, बताओ। यह कहकर बच्चे ने गोद में चढ़ने के लिए दोनों हाथ फैला दिए। कल्याणी अब अपना को न रोक सकी। मातृ स्नेह के सुधा प्रवाह में उसका संतप्त हृदय परिपल्वित हो गया। हृदय के कोमल पौधे जो क्रोध के ताप में मुरझा गए थे, फिर हरे हो गए। आंखें सजल हो गई। उसने बच्चे को गोद में उठा लिया और छाती से लगाकर बोली, तुमने पुकार क्यों नहीं लगा लिया बेटा? सूर्यभानु: पुतालता तो ता, तुम थूनती न थी, बताओ, अब तो तभी न आवदी। कल्याणी: नहीं भैया, अब नहीं जाऊंगी। यह कहकर कल्याणी सूर्यभानु को लेकर चारपाई पर लेटी। माँ के हृदय से लिपटते ही बालक निशांक होकर सो गया। कल्याणी के मन में संकल्प विकल्प होने लगे। पति के बातें याद आती तो मन होता घर की तिलांजलि देकर चली जाऊं, लेकिन बच्चे का मुख देखते ही वह वात्सल्य से चीत गदगदा हो जाता। बच्चों को किस पर छोड़कर चली जाऊंगी? मेरे इन लालों को कौन पालेगा? यह किसके होकर रहेंगे? कौन प्रातः काल इन्हें दूध और हलवा खिलाएगा? कौन इनकी नींद सोएगा? कौन इनको नींद जगाएगा? बेचारे कौड़े के 3 हो जाएंगे। नहीं प्यारे, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम्हारे लिए सब कुछ सह लूँगी। निरादर, अपमान, जली कटी, खोटी खरी, घुड़की झिड़की, सब तुम्हारे लिए सहूँगी। कल्याणी तो बच्चे को लेकर लेटी, पर बाबू साहब को नींद न आई। चोट करने वाली बातें बड़ी मुश्किल से भूलती है। उफ, यह मिजाज, मानो मैं ही इनकी स्त्री हूँ। बात मुँह से निकलनी मुश्किल है। अब मैं इनका गुलाम होकर रहूँ? घर में अकेली यह रही और बाकी जितने अपने बेगाने हैं सब निकाल दिए गए। जला करती है, मानती ही कि यह किसी तरह मेरे तो मैं अकेला आराम करूं। दिल की बात मुख से निकल ही जाती है, चाहे कोई कितना ही छिपाए। कई दिन से देख रहा हूँ, ऐसे ही जली कटी सुनाया करती है। मैके का घमंड होगा, लेकिन वहाँ कोई बात भी ना पूछेगा। अभी सब आओ भगत करते हैं, जब जाकर सिर पर पड़ जाएगी तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। रोती हुई आएगी, वाह रे घमंड, सोचती है मैं ही यह गृहस्थी चलाती हूँ। अभी 4 दिन को कहीं चल जाऊँ तो मालूम हो जाएगा, सारी सेख किरकिरी हो जाएगी। एक बार इनका घमंड तोड़ ही दूँ, जरा वैधव्य का मज़ा भी चखा दूँ। न जाने इनकी हिम्मत कैसे पड़ती है कि मुझे यह कोसने लगती है। मालूम होता है प्रेम इन्हें छू न गया। यह समझती है यह घर से इतना चिपटा हुआ है कि इसे जाने जितने कोसों टलने का नाम न लेगा। यह बात है, पर यहाँ संसार से चिपटने वाला जीव नहीं है। जहन्नुम में जाए यह घर, जहाँ ऐसे प्राणियों से पाला पड़े। घर है या नरक? आदमी बाहर से थका मंदा आता है तो उसे घर में आराम मिलती है। यहाँ आराम के बदले कोसने सुनने पड़ते हैं। मेरी मृत्यु के लिए व्रत रखे जाते हैं। यह है 25 वर्ष का दाम्पत्य जीवन का अंत। बस चल ही दूँ, जब देख लूँ इतना इनका सारा घमंड धूल में मिल गया और मिजाज ठंडा हो गया तो लौट आऊँगा। 4-5 दिन काफ़ी हो गए। लो, तुम भी याद करोगी कि किसी से पाला पड़ा था। यही सोचते हुए बाबू साहब उठे, रेशमी चादर गले में डाली, कुछ रुपए लिए, अपना कार्ड निकालकर एक दूसरे कुर्ते के जेब में रखे, छड़ी उठाई और चुपके से बाहर निकले। सब नौकर नींद में मस्त थे।
कुत्ता आहट पाकर चौंक पड़ा और उनके साथ हो लिया। पर कौन जानता था कि ये सारी लीला विधि के हाथों रची जा रही है। जीवन रंगशाला का वह निर्दय सूत्रधार किसी अगम्य गुप्त स्थान पर बैठा वह अपनी जटिल क्रूर कीड़ा दिखा रहा है। यह कौन जानता था कि नकल असल होने जा रही है। अभिनय सत्य का रूप ग्रहण करने वाला है। तो दोस्तों पार्ट 1 यहीं तक रहने देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स आता है आप लोगों का। अगर ठीक रहा तो मैं आगे की रिकॉर्डिंग करूँगा या फिर अकेले बुक पढ़ लूँगा। वैसे तो अभी जहाँ तक पढ़ा ये कहानी बहुत ही मतलब होता है ना वो मिडिल क्लास फैमिली और रियलिटी एकदम वैसे फील हो रही थी। खासकर ये जो हस्बैंड वाइफ का जो ये झड़प चल रहा था वो वाला। बाकी आप लोग देखिए आप लोगों को कैसा लगता हो बताइएगा कमेंट में। एंड कंटिन्यू करूँ कि ना ये भी बता दीजिएगा। बाकी मैं पढ़ता हूँ इसे। बाय बाय।